अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। आप लोग बिल्कुल खुश होंगे क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार है। ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें और पंजाब में लाहौर की बात करें तो सुबह सुबह 4 बजे से जो है बारिश जो है अल सुबह शुरू हो गई है और अभी तक जारी है। बारिश की वजह से हब्स तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि नॉर्मल ज़िंदगी एक लाइफस्टाइल के अंदर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दफ्तर से लोग जो हैं वो लेट हो जाते हैं, इसके साथ साथ आमदोरफ्त में प्रॉब्लम होती है, बिजली की तरसील में इशू हो जाता है और जगह जगह जो है ये भी खदशा होता है कि आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स तो नहीं गिरी हुई। कोई ऐसे वाकयात, कोई ऐसे इंसिडेंट जब रिपोर्ट होते हैं तो वाकई वो दिल अजीब सा हो जाता है। मगर इसके साथ साथ जब मौसम अच्छा होता है तो कहते हैं दिलों का मौसम भी अच्छा होता है, दिल चाहता है कि अच्छी जगह पे जाएं और पिकनिक करें। तो बारिश जब रहमत बनती है तो उसके साथ साथ जब जहमत बन के आती है तो वही वाली बात है कि दिल खराश वाकयात के साथ साथ आपको जो है अजीब सा लगना शुरू हो जाता है कि कहाँ हम लोग दुआएं मांग रहे होते हैं कि गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है, बारिश हो जाएगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स के हवाले से बात करूँ तो मानसून बारिशों ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान डाला हुआ है और इस बात का ख़तरा सिर्फ आसमान से बरसने वाला पानी नहीं है बल्कि सरहद पार आने वाला जो सैलाबी रेला है वो भी है। मकबूजा कश्मीर की बात करें, शदीद बारिशों के बाद जो है भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में पानी छोड़े जाने के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा बढ़ गया है और निचले दर्जे का सैलाब का खदशा ज़्यादा कहा जा रहा है, जिसपे अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक जो है दरियाए चिनाब में हेड कादराबाद पर पानी की तेज़ी से बढ़ गई है, जबकि सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के बायस हिसास भी करार दे दिया गया है। और दूसरी जानब अगर बात करें तो रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब भी है। तो मौसम जो है ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा जो है जहाँ रहमत है वहाँ जहमत भी है और ख़ास तौर पे अगर हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो ऐसी हरकत करते हैं उसकी वजह से मज़ीद जहमत बन जाती है। तो मौसम की सिचुएशन पे बात करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बात करेंगे, जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ऑफ कोर्स वी बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट बट स्टिल वी नीड टू टॉक मोर एंड मोर अबाउट प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून। डॉक्टर ज़ैनब नईम इज विद अस एंड आई वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज़ैनब, क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से हमने बहुत बार बात की है, मगर ये जो चेंजेस हैं ये बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के हवाले से। और साथ साथ अगर हम दूसरी नेबरिंग कंट्री से पानी छोड़ दिया जाता है तो उससे जो सैलाब है उसका खदशा बढ़ जाता है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त जो है इसके लिए हम अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं क्लाइमेट विप्लैश। विप्लैश का मतलब है कि एक डिजास्टर से दूसरा डिजास्टर जो है वो पैदा हो जाता है। पाकिस्तान इस किस्म के कैस्केडिंग इफेक्ट्स फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज में, जिसमें पहले शदीद गर्मी पड़ती है, फिर एल नीनो शुरू हो जाता है। एल नीनो की वजह से बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाली मानसून जो है वो डिले हो जाती है, लेकिन जब वो दाखिल होती है तो मुल्क में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ शदीद बारिशें, नदी नालों में तुगयानी और बर्फ जो ऑलरेडी पिघल रही थी शदीद गर्मी की वजह से, उसकी वजह से वो दरियाओं का लेवल पहले ही ज्यादा था तो वहां बहुत तबाही शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की वजह से एक तो वहां ड्रेनेज के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, वहां पे भी, हमारे पंजाब के भी शहरों में और सिंध में भी, तो इस वजह से भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जो सैलाब होता है वो उसकी नौयत क्या होगी ये हमारी ऑन ग्राउंड गवर्नेंस डिटरमिन कर रही होती है, लेकिन इस पे अब एक और फैक्टर ऐड हो जाता है जो कि इंडिया फैक्टर। वहां पर भी बारिशें शुरू हो गई और हमेशा की तरह उन्होंने फिर से अपने डैम से जो है वो पानी छोड़ा और हमें इत्तला भी नहीं दी कि वो डैम से जो है पानी रिलीज करेंगे, जो कि आबी जारियत का वाज़ेह सबूत है। उस वजह से जो है हेडमराला पे और ये हैदराबाद, ये जो दूसरे हेडवर्क्स हैं उस पे कादराबाद बिल्कुल, हाँ जी, कादराबाद साइड पे वहाँ सैलाबी सूरत हाल है और जो इलाके उसके साथ है बिल्कुल वो ज़ेराब आना शुरू हो गए हैं और काफी एक अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन बनी हुई है कि खुदा न खास्ता अभी जैसे आज भी लाहौर में बारिश लगी हुई है, तो इस वजह से जो है वो कंपाउंड इफेक्ट हो जाता है। तो ये एक डेंजरस बात है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को ऑलरेडी पता था कि इंडिया ये करेगा ही, यही उनकी आबी जारियत है। तो इसके हवाले से पाकिस्तान ने कुछ हद तक तो तैयारी कर रखी, लेकिन हमारी तैयारी भी हमेशा पोस्ट डिजास्टर से रेलेवेंट होती है कि लोगों को बचा लिया जाए या पानी का निकास जो है वो इंश्योर कर लिया जाए। इस पे नहीं हम फोकस करते कि सैलाबी सूरत हाल से पहले से ही निपटने के लिए
पेश के इकदाम क्या होने चाहिए, जिसकी वजह से हम भी चैलेंजेस का सामना हमें भी करना पड़ता है, डॉक्टर खास तौर पे ज़ैनब, जो एक टूरिस्ट। चीज देखने में आई है कि बारिश जो हो रही है वो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा तादाद में, मिकदार में जो है वो बारिश हो रही है, एज इट हैज बीन रिकॉर्डेड। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, जब भी गर्मी शदीद पड़ती है, खास तौर पे जब भी हीट वेव्स आती हैं या एल नीनो होता है, तो उससे नंबर ऑफ रेनी डेज में तो कमी आ जाती है, लेकिन बारिश जब भी होती है वो फिर शिद्दत वाली होती है। ओके। ये एल नीनो की खास एक आप कह लें निशानी भी है कि आप ऐसे पता होता है कि एल नीनो की वजह से बारिश शदीद होगी। देखिए, फ्रांस में ही देख लें, जब ये हीट डोम आया है वहां पे, तो उसके बाद जो बारिश हुई है वो इतनी तूफानी के लोग कहते हैं हमने कभी देखी ही नहीं ऐसी बारिश। फिर ये जो बावी टाइफून बावी जो शुरू हुआ ये चाइना वाली साइड पे इसने हिट किया, तो ये होता है जब भी एलिनो होता है। तो अब तो वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों के इसी तरह के पैटर्न्स रहेंगे। अच्छा, बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो गया है, मगर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें तो क्या ये उसका नतीजा है जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में हो रहे हैं? पाकिस्तान हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल, पाकिस्तान का ऑल्दो कोई हिस्सा नहीं है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में, लेकिन हम लोग इससे बुरी तरह मुतासर होने वाले ममालिक में हमारा शुमार होता है। ऊपर से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी ऐसी नहीं है कि हम फौरी तौर पे जो है क्लाइमेट चेंज पे अपना एक्शन स्ट्रॉन्ग कर लें। कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, उसके लिए चैलेंजेस होते हैं। तो हम लोग इससे कि क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल, जिसमें जो बाकी ममालिक के एमिशंस हैं उसकी वजह से समंदर इतने गर्म हो गए कि समंदरों की वजह से जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे एल नीनो या लानीना या ये जो हीट डोम्स होते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी बनना शुरू हो गया। पहले ये काफी सालों में एक आध दफा एक इंसिडेंस हो गया, अदरवाइज इतने ज्यादा रिकरिंग नहीं थे, अब बहुत ज्यादा रिकरिंग हो गए हैं। अच्छा, ये जो जिसकी एलिनो वजह का से वर्ड है, लानीना का वर्ड है, जो कि नया एक तरीके से न्यू नॉर्मल बन गया है हमारे लिए, ये वर्ड जो मुतारिफ हुआ है ये किस वजह से मुतारिफ हुआ है? देखिए, ये बेसिकली वेदर साइंटिस्ट को ही पहले ज्यादा इल्म होता था, आम लोगों के लिए इतना वो जानने की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं था। ये इसलिए है कि पैसिफिक ओशन में जब टेम्परेचर है जो है उसका सरफेस का सी सरफेस का टेम्परेचर 0.5 से तजावुज करता है, तो एलिनो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी ज्यादा और गर्म हवाएं साउथ एशिया की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाती हैं, जिससे कहर साली और ये ड्राई हीट वेव्स और इस किस्म का मामला होता है, और वो मानसून के बादलों को भी सप्रेस करता है। तो इसलिए जो हमने देखा जुलाई में ओवरऑल जो मानसून की बारिशें होती हैं उनसे 50% अभी तो बारिशें कम हुई हैं, एल नीनो की वजह से डेफिसिट रहा है। तो लेकिन एल नीनो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है पैसिफिक का वो 3 डिग्री से तजावुज करके है, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद अगले साल बाहर के मौसम तक कंटिन्यू रहे अच्छा, एल नीनो। ठीक तो है, ये भी है कि इसके इतने क्लाइमेट एडवर्स चेंज का इफेक्ट्स ये आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हम लोग ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट क्लाइमेटिक चेंजेस कॉजेज, मगर करना क्या चाहिए? ड्रेनेज की क्लीनिंग है, सिवरेज है, निकासी आब का इंतज़ाम है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिकल चैलेंजेस एज वेल, कैसे हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ 3 से 4 चीजों पे आइंदा आने वाले 3 से 4 सालों में अगर हम फोकस कर लें, टारगेट रख लें अपना, तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। जो अभी आपने बात की ड्रेनेज, सबसे इजी काम है ड्रेनेज सारे शहरों में, क्योंकि बारिशें अब शहरों की तरफ होती हैं, तो शहरों की ड्रेनेज जो है अपग्रेड करें, क्योंकि ये ड्रेनेज इस काबिल नहीं कि इतनी बारिश को सह सके। और ड्रेनेज जहां अब आबी गुजरगाहों पे भी जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वहां पे हल यही है। जाहिर है घर तो गिराए नहीं जा सकते, ना गिराए जाएंगे, पॉश हाउसिंग सोसाइटीज हैं आपकी, तो उनकी भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज रखें ताकि दरियाओं को, नदियों को गुजरने का रास्ता मिले। दूसरा हल ये है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो बारिश का पानी है ये जखीरा किया जा सकता है। जेर जमीन पानी को रिचार्ज करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, कोई इसमें ज्यादा महंगे सोल्यूशन हमें लगता है कि इम्पोर्टेड कोई सोल्यूशन टेक्नोलॉजी ला के लगाएंगे तभी क्लाइमेट एक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है, हम जानते हैं कि क्या सोल्यूशन है, बस इसमें हमारी बहुत ज्यादा ब्रांडिंग नहीं होती, शायद इस वजह से हम फोकस नहीं करते। तीसरा, एग्रीकल्चर, जो चिनाब बेसिन के गिर्द जितना एग्रीकल्चरल हमारी बेल्ट है वो सारे वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप है, गन्ना, चावल, गंदम। हमें यहाँ पे पायलट टेस्टिंग करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसे काश्त करें जो जिनमें कम पानी लगता हो और जो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक कैश क्रॉप बन ठीक है। सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैतून। तो मेरे ख्याल से ये 3 4, और चौथा वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करें, इंडिया बाज नहीं आने वाला।
और हमें इस पे वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है। तो ये कुछ सोल्यूशन अगर हम कर लेते हैं तो ठीक है। हमें फायदा। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से आप क्या कहती हैं कि पाकिस्तान में कितना ये पॉजिटिव स्टेप हो सकता है? बिल्कुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक बेहतरीन सस्ता सोल्यूशन है, जो कि कमर्शियल लेवल पे भी और हाउसिंग लेवल पे भी आप जेर जमीन पानी को रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 1 से 4 फुट पानी जेर जमीन जो है वो कम हो रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, काफी जगहों पे तो अब ये मैंडेटरी किया जा रहा है बड़े शहरों में, लेकिन काफी जगहों पे इसको कर देना चाहिए जहां पे बारिशें कम होती हैं, और जहां पे इवन जहां बारिशें ज्यादा भी होती हैं, क्योंकि पानी सैलाबी पानी हम जाया कर देते हैं। और इसी के साथ साथ जो रोज कोई का पानी है उसके उसको भी सोच रहे हैं कि पहाड़ों से आने वाले पानी को हम कैसे दरिया जो हम्म। छोटे रेजर्वोयर है बन के जखीरा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं जो अभी हमारी तरजीहात नहीं है, इसलिए हम आज बैठ के रो रहे हैं कि सैलाब आ गया और क्या करें। मेरे ख्याल से इस पे स्ट्रेटेजिकली सोचने की जरूरत है। अच्छा, ये जो प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन होता है ये तभी आता है जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये छुट्टियां प्लान की जाती हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स भी इसलिए प्रोवोक होते हैं बिकॉज लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और ये पता लगता है जी वहाँ से लाबी रेला एकदम से आ गया, वहाँ जी एकदम से तूफानी बारिशें शुरू हो गई, क्लाउड बर्स्ट शुरू हो गए, या ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन एवेपोरेटेड। क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या लोग घरों में महसूर हो जाएं, लोग ट्रैवल ना करें, अलर्ट्स को देखें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर अवेयरनेस। देखिए, इस बार तो काफी ज्यादा अवेयरनेस के हवाले से जो हमारी मैसेजिंग है, चाहे वो महकमा मौसमियात है, एनडीएमए है, वो बहुत बेहतरीन रही है रिगार्डिंग ग्लोव्स। और ये जो बारिशें हैं इस हवाले से बड़ी टाइमली मैसेजिंग रही है काफी जगहों पे। एटलीस्ट 80% इम्प्रूवमेंट तो हुई है पिछले साल की निस्बत। मुझे हैरत होती है, अब देखिए यहाँ पे तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को, आप जानते हैं कि बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ ऐसी जगहों पे जाने से मानसून के मौसम में कोई भी किस्म का हादसा पेश आ सकता है। फिर मैं देख रही हूँ, आपने भी वीडियोस देखी होंगी, बड़ी बड़ी वैगन्स और कोस्टर्स उसी पानी के रेले में बीच में जा रही हैं और वो फंस रहे हैं, फिर रेस्क्यू वाले आ रहे हैं उनको बचा रहे हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी अब हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन इन इलाकों में अब मामला क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब हो रहे हैं। गवर्नमेंट को भी प्लानिंग करनी चाहिए किया बिल्कुल जा ऐसे सकता है, ही। लेकिन जब तक प्लानिंग नहीं है, वहां अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करें जब इस तरह का मौसम होता है। इस किस्म के एडवेंचर्स जो हैं वो जानलेवा साबित हो अच्छा जाते डॉक्टर हैं। जैनब ने ये बताइएगा, वाटर एक्टिविटी सबसे ज्यादा की जाती हैं, जेट स्की हो जाएगा, वाटर राइड्स हो जाएंगी, जिप लाइंस हो जाएंगी, या स्कूबा डाइविंग्स हो जाएंगी, या इसके अलावा बोटिंग हो जाएगी, कितना खतरनाक है इस सीजन में? देखिए, अब मिसाल के तौर पे दरियाए सवात में अगर इस सीजन में कोई राफ्टिंग करता है, कोई बोटिंग करता है, या कोई कुछ वाटर स्पोर्ट्स करता है, तो वो जानलेवा है। क्योंकि वहां फ्लैश फ्लड का मतलब ये अचानक आता है जिसको प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल मुश्किल होता हो है। जाता है। फिर इसी तरह से दरियाए कुनहार है, ये बालाकोट साइड पे, अचानक वहां पे ग्लोव पिघल रहे हैं, तो वहां पे जो है वो हो सकता है। तो हम क्यों वहां पे ऐसे काम करें? फिर जिप लाइनिंग जो है, हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे नहीं होते हमेशा। अभी भी रिसेंट एक वाकया हुआ, वहां पे आप स्टक हो सकते हैं बारिश की वजह से, कुछ भी हो सकता है। सो बारिश में, मानसून में, व्हाई डू वी नीड टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज? पहली बात। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा जो है इंश्योर करे कि जब ऐसा मौसम है तो वहां ऐसी एक्टिविटीज होने ना दे। देखिए, जब आपको कैरेट मेथड से सुन नहीं रहा होता तो स्ट्रिक्ट मेथड इस्तेमाल करें, इन्फोर्स कर दें वहां पे। उस तरफ गाड़ियों को नहीं जाने दें जहां पे लोगों को की जानों का खतरा है, क्योंकि वो ज्यादा खतरे की बात है, बजाय इसके कि लोग वहां चले जाएं अपने रिस्क पे। सो अपना रिस्क ऐसे मौसम में होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट नीड्स टू इन्फोर्स दैट पीपल वहां पे जाने से अवॉइड करें। अच्छा, सेक्शन 144 लगा दे तो देते हैं कि 144 लग गया है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं डॉक्टर जैनब जिनका इन्हसार ही टूरिज्म पे होता है, जो सिर्फ ये 3-4 महीनों का वेट कर रहे होते हैं, उसी से उनकी इनकम जनरेट होती है। बिकॉज आई बीन ट्रैवलिंग, मैं रिसेंटली ट्रैवल करके आई, एंड देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट फॉर टूरिज्म। वो लोग क्या करें? देखिए, माउंटेन कम्युनिटीज को बहुत सारे तरीके हैं जिसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जा सकते हैं कि वो उस इलाके को मेंटेन करें, वहां जंगलात ना काटें, और उस बेसिस पे जो है टूरिस्ट डायरेक्ट भी उनको पे करें। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो सकती है, जिससे गवर्नमेंट और कम्युनिटीज दोनों को रेवेन्यू मिल सकता है। तो देयर आर सो मेनी वेज। अब इश्यू ये है कि देखिए,
इको टूरिज्म प्रमोट करने के उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, वहां पे टूरिज्म बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे मिसाल के तौर पे एक जगह क्लाउड बस्ट हुआ, वहां लोग फंसे, तो वहां के होटल्स ने किराए एकदम बढ़ा दिए। हाँ। तो अब जब रेगुलेशंस नहीं होती, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो फिर इस तरह के मामला तो आने मजीद जाया होती हैं, बचाई नहीं जा सकती। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि आप इसको प्रोटोकॉल्स इंश्योर करें। जब शदीद स्पेल है मानसून का, उन दिनों में उसको थोड़ा लिमिट कर दें, जी। उसके बाद ओपन कर दें, तो मेरे ख्याल से इट कैन वर्क बोथ वेज। Yeah, thank you so much. Dr. Zainab Naeem was with us, climatic changes, climatic expert हैं, and of course उन्होंने जो बहुत एक important बात की है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम जो है उसको लगाया जाए, जो बारिश का पानी उसको कैसे हमने रिजर्व करना है और वो फिर वापस इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सोल्यूशंस हैं जो कि पाकिस्तान में करने चाहिए, लोगों को लगाना चाहिए। बहुत सस्ते सोल्यूशंस हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो सकती है, हमें पानी की किल्लत नहीं होगी, हमारा वही पानी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है वो यूज़ होगा। तो ये छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में टैक्स नेट को वुसअत देने, फ़रोग़ देने की बात की जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, अफराद जो हैं, टैक्स नेट के अंदर आएँ और ऑफ कोर्स टैक्स पे करें। इसके साथ साथ डिजिटल इकॉनमी के ऊपर भी जोर दिया जाता है कि इस इकॉनमी को, एक टैक्स नेट को डिजिटलाइज किया जाए और पुराने ज़माने के जो तरीके होते थे, खातों के ज़रिए जो है हम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे, तो वो ख़त्म किया जाए। मगर आज भी जो सहूलत दी जाती है वो सहूलत में कितना फुकदान है। और अगर निज़ाम की बात करें तो जो निज़ाम है, जो पोर्टल्स हैं, वो बाकायदा तौर पे दिए जा रहे हैं जिससे टैक्स फाइलिंग में आसानी पैदा की जाए। पॉलिसीज़ बना दी जाती है मगर पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। हज़ारों टैक्स दहिंदगान जो है शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। और अगर हम डेट्स की बात की जाए तो जो स्केड्यूल के मुताबिक जो है 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के माली साल का सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख जो है 30 सितंबर 2026 मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन अगर रिटर्न फॉर्म्स ही दस्तयाब ना हो तो शहरी इस कानूनी जिम्मेदारी को कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्म्स ही नहीं है, रिटर्न्स कैसे फाइल करें। पोर्टल जो है अक्सर आपको पता है कि वो ग्लिच आ जाता है, उनमें रिटर्न फाइल नहीं होते और वो इतना बड़ा जो हम लोग जो इतना बड़ा टाइम कंज्यूम होता है, वो टाइम जो है फिर ज़ाया हो जाता है। फिर उसके बाद हम लॉयर्स के पीछे भागते हैं कि लॉयर्स हमारे टैक्स रिटर्न फाइल कराएं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसको आसान करना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं टैक्स रिटर्न 2 मिनट में फ़ाइल हो सकता है? क्यों आपको इतनी तगोदो करनी पड़ती है? पहले अपनी रसीदें इकट्ठी करें, रसूद के बाद आप पूरे उसको तस्वीरें खींचें, वो रिटर्न फाइल हों। और सिस्टम को इतना मुश्किल हमने बना दिया हुआ है कि आप सुनते हो ना कि टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो भाग जाता है इंसान कि नहीं हमने नहीं फाइल करना। मगर इसके असरात बहुत नेगेटिव हैं। आपका कोई वीज़ा नहीं लग सकता, आप टैक्स रिटर्न नहीं होंगे, आगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते और आपकी एप्लीकेशंस जमा नहीं होंगी, आपके एडमिशन्स नहीं होंगे अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते। आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट हैं शेख मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। I think I've dictated it very well. Yeah. And the crux of the situation is it's very difficult Yeah, to exactly. file a return. Exactly. क्यों इतना मुश्किल है रिटर्न फाइल करना? अच्छा, ऐसे कि जो अभी जो रिसेंट ये जो इश्यूज आ रहे हैं कि यार चूंकि बेसिकली दे आर लायबल कि वो 1 जुलाई को जो भी जितने भी टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करनी है उसको पोर्टल के ऊपर उसकी सबमिशन हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। अब आप देखें इट्स अराउंड मतलब वी आर क्रॉसिंग 20th ऑफ जुलाई, लेकिन अभी तक देयर इज नो एक्सेस कि अगर आप उस पोर्टल को खोलें तो इन्फॉर्मेशन तो वो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप सबमिट का बटन दबाते हैं तो देयर इज अ ग्लिच। तो बेसिकली दे आर कंबाइंड रीजंस फॉर दिस मैटर, बिकॉज अगर आप देखें तो इस दफ़ा एक हमारे पास एक 7E टैक्स था जिसने एक बड़ा बवाल मचाया हुआ था कि एक बेसिक दैट वाज अ फिक्स्ड 1% टैक्स ऑन द एसेट यू आर नॉट यूजिंग। मतलब जो भी आपका एक से फालतू जो एसेट है उसके पे एक फिक्स टैक्स ले लेते हैं, तो वो उसका वेवर मिला हमें गवर्नमेंट की तरफ से। तो जाहिर बात है जब वेवर मिला तो उसके अंदर फिर फॉर्म के अंदर चेंजेस आ जाते हैं,
फिर देर आर चेंजेस इन डीसी रेट, मतलब हर शेयर का अपना एक डीसी रेट होता है, तो डीसी रेट के हिसाब से आपने फिर उस हिसाब से अपनी टैक्स जो है वो बनाना है। तो डीसी रेट में काफ़ी जो है ना उन्होंने चेंजेस लाए हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ों के चेंजेस होते हैं, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, जो आसान स्कीम इन्होंने लॉन्च एफबीआई ने लॉन्च किया, तो बेसिकली अगर आप 20 करोड़ तक आपकी जो है ट्रांजैक्शन, मतलब विद इन 20 करोड़ आपकी ट्रांजैक्शन है, तो आप मिनिमम 25,000 एटलीस्ट पे करके तो आप अपना टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जाहिर बात अभी वेरिएशन होंगी, मतलब इफ यू क्रॉस 20 करोड़ तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट 1% टर्नओवर टैक्स। अच्छा, ये जो आईआरएस सिस्टम है जिसपे टैक्स फाइल होता है, ये सिस्टम जो है कितना वसी है, कितना कुशादा है? इस सिस्टम से एक आम शहरी को क्या फायदा हो सकता है इफ रिटर्न इज फाइल्ड प्रॉपर्ली? अच्छा, ऐसे इसके अंदर जो मेन इश्यूज हैं वो ये हैं कि वी नीड अ लॉयर, मतलब अब 95% ऑफ द पीपल जो पाकिस्तान पता ही नहीं कैसे करना है, उनको पता ही नहीं है। आप एक ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की आवाम के आगे एक फॉर्म रखना है जिसमें लिटरेसी रेट इट्स नॉट अबव 50%। तो जब यहाँ पे हर is more you are talking about. मतलब ऑन अ सेफर साइड आई एम सेइंग यार इट वुड नॉट मोर देन 50%। तो ऐसे मुल्क के अंदर तो आपको सबसे पहले जो इशू है कि आपको इसको इंग्लिश, क्योंकि एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, तो इंग्लिश छोड़ के आपको इसको उर्दू में भी आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर पता है ये इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है दैट इज नॉट दैट कॉमन इन आवर कंट्री। तो इसके अंदर बेसिकली हमें हमेशा एक लॉयर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है ना ब्लैकमेल होते हैं लॉयर्स के थ्रू। अब तो फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि यू हैव लॉग इन, तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि यार आपको कोई अगर कोई नोटिस तो नहीं है एफबीआई की वजह से। अगर हम तारीख में आपका देखे जाए तो लोग जो है एफबीआई ज्यादा जो है लॉयर्स के हाथों जो है मजबूर है। हाँ। उनकी फीसेज हैं, मतलब अब आप ये देखें कि 25,000 रुपए जो है आसान टैक्स जो है वो स्कीम है, तो 50,000 तो जो है लॉयर्स की अपनी जो है टैक्स फी होती है पहले, उसके बाद वो कहते हैं जी हमें ये डॉक्यूमेंट दें, वो डॉक्यूमेंट दें। एफबीआई कोई बात समझनी पड़ेगी कि आप एक तरफ इनकरेज करें 25,000 रुपए मतलब सालाना एक फिक्स टैक्स के ऊपर, जो कि अच्छा है कि अगर इसमें जो एटलीस्ट पोटेंशियल जो है वो 4 मिलियन लोग हैं, तो हम एक स्ट्रेट अवे 100 अरब का जो है एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो बंदा किसी तरीके से 25,000 रुपए जमा करा रहा है, तो वो 50,000 रुपए जब उसको वकील को देना पड़ेगा, अगेन वो डिस्करेज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको ना बहुत इजी फॉर्मेट के अंदर इसको लेकर जाना चाहिए। अगर आप इस दफा का फॉर्मेट देखें तो पिछली दफा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप ये देखें कि इस दफा जो आपका एफबीआर है और जो आपके बैंक्स हैं वो टोटली इंटरलिंक कर दी गई हैं। तो अच्छा, ये डेट बढ़ा देते हैं बार बार, हर साल ही हमने देखा है कि डेट बढ़ जाती है। जुर्माना ऑलमोस्ट 30 सितंबर के बाद में 15-20 दिन मुमकिन तौर पर मिल जाता है। जुर्माना आयद होता है, तो जुर्माना जो है ऑफ कोर्स वो भी वेव ऑफ हो जाता है, लेकिन अक्सर देखा है हो जाता है। सिस्टम एफबीआर की तरफ से अगर दस्तयाब ना हो तो जितना भी टैक्स दहिंदगान है वो जुर्माने से क्या बच सकते हैं? नहीं, अगर सिस्टम ही नहीं है। असल में उसमें जनरली ये मिल सकता है ये ऑप्शन के, जैसे जुलाई एक तरह हमारा जो है वो ज़ाया हो गया, तो ये कि हमें उसकी जगह फिर हमें अक्टूबर जो है हमें मिल जाएगा, मतलब एक डेट मिल जाती है अक्टूबर। हाँ, मतलब मेरा ख्याल है कि इट मस्ट बी लाइक 30 अक्टूबर तक है कि ये लोग अपना सारा फाइल अप कर सकेंगे विदाउट एनी फाइन। अच्छा मोहम्मद अली, व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू रिटर्न टू फाइल रिटर्न? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है? एक जैसे इफ आई डू अ स्मॉल बिजनेस, मेरा एक छोटा बिजनेस है, मैं एक आम लोगों को समझा रही हूँ, उनके लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो वो पूरी अपनी रसीद बुक्स लेकर आएँ पूरे साल की, वो पूरे एक रसीद की बुक, एक पेमेंट फाड़ी जाती है, उसकी पिक्चर ली जाती है, फिर उसके बाद क्या एनालाइज किया जाता है? कैसे एक आम शहरी अपना रिटर्न खुद क्यों नहीं फाइल कर सकता? अब जो बेसिक वजह क्या है, अब आप ये देखेंगे कि एक एक्सपेंसेस का कॉलम होता था फॉर्म के अंदर, मतलब आपने टोटल किया कि यार मेरा ये ट्रैवलिंग थी, या ये मेरी होटलिंग थी, तो या ये मेरी बच्चों की जो कॉस्ट है, स्कूल फीस की कॉस्ट है, वो आपको टोटल एक जगह पे करके आप अपने टोटल एक्सपेंसेस लिख सकते थे। अब उन्होंने इसके कॉलम सुना दी कि आप अपनी ट्रैवलिंग का अलग बताएं, आप अपनी होटलिंग का अलग बताएं, जो आपकी स्कूल फीस जा रही है वो बिल्स आप अलग रखें। हाँ, बिल्स आप अलग रखें। अब आप ये देखेंगे जब आप इतना एट द एंड ऑफ द टोटल अमाउंट तो वही आनी है, तो जब आप इतना कंफ्यूजिंग कर देंगे, एक बंदा है वो सिंपली बस अपने टोटल एक्सपेंसेस लिखता था, मैनुअली लिखता था, वो हम एंटर करते थे और वो सबमिट फाइल हो जाता था। हाँ। फाइल हो जाता। तो आप जितना चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, तो उसमें ये कि आप एक थर्ड जो है ना पर्सन को ऐड अप करते हैं, तो बेसिकली आप ये चीजें बेसिकली जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर से मुराद है वो जो आम दुकानदार है या जो छोटा कोई
तबके का कोई ट्रेडर है उसको और एफबीआर को उसके अंदर जो फासले हैं वो कम होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये कॉम्प्लेक्स वर्जन आता है फॉर्म्स का और उसके अंदर फिर जो थर्ड पार्टी ऐड होती है तो कहीं ना कहीं जो है एफबीआर और जो अवाम है उसके दरमियान फासले जो है बढ़ते रहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो वर्जन है वो इतना कॉम्प्लेक्स किया जाता है। समटाइम्स आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते बिल्कुल। हर चीज जो है आपका कैश फ्लो भी आ रहा होता है। सोने पे सुहागा ये कि इस दफा आप जब अपना क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे तो अगर खुदा ना खास्ता आपने क्लोजिंग बैलेंस में अगर 19-20 पे कर दिया है जो द इंफॉर्मेशन आई एम रिसीविंग राइट नाउ, तो एक ऑटोमेट ही एक एफबीआई की तरफ से जो है एक जनरेट हो जाएगा आपको नोटिस कि आपने मिसाल गलत ये अपनी जो बैंक्स की जो गलत फाइल किया है या आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आप बेसिकली साथ ही आपके ऊपर नया केस लागू हो जाएगा। तो एक इंसान अगर उससे हल्का सा ह्यूमन एरर हो गया कि उसने मिसाल एक बंदे के पास 10 लाख रुपए 1 मिलियन पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ 30 जून और उसने वो लिख दिए 8 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपए की गलती किसी से हो सकती है क्योंकि मैनुअल काम है, हजारों लोग लाखों लोगों ने फाइल करना, ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो जाए, ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो सकती है। कई दफा आपको बैंक जो है उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो आपको उसका स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो आप एक अपने एक रफली से एस्टिमेट लिखते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि इतनी से एरर की वजह से जैसे आपको ऑटोमेट कोई लेटर जारी होगा कोई आपको अच्छा कुछ लोग जो है अगर आपने बात अगर ट्रैवलिंग की है तो ऑफ कोर्स ये सीजन है ट्रैवलिंग का, लोग करते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी वो किसी और के ऊपर होती है। लाइक इफ समवन इज ट्रैवलिंग, आई एम वर्किंग, आई एम डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड, तो वो टैक्स रिटर्न हस्बैंड का फाइल होगा कि वो लेडी जो है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगी? अगर तो यू आर नॉट अर्निंग तो जो जिस पे भी आप डिपेंडेंट है, नो वी आर अर्निंग बट द ट्रैवलिंग कॉस्ट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 पीपल। इसमें तो इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। हम कैसे शो करा सकते हैं भाई ये हमने खर्च किया तो ये उसने खर्च किया, ये मेरे कार्ड से चार्ज हुआ ये उसके कार्ड से चार्ज हुआ? यही तो बेसिकली इश्यूज आते हैं कि अब आप ये देखें इतना कॉम्प्लेक्स है कि वी डोंट हैव एनीथिंग कि हम किस तरीके से इसको बने। तो यूजुअली जब ऐसा कोई मामला आता है तो उसमें आमतौर पर जिस पर आप डिपेंडेंट होते हैं उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो साथ हम लगाते हैं कि यार कि ऑल्दो वी आर अर्निंग, लेकिन वो उसके साथ वो जब मैच नहीं करता तो आप जो जिस पे भी आप डिपेंडेंट हैं उसके टैक्स रिटर्न्स भी आपको साथ जो है अपनी क्या करना चाहिए? आई जस्ट गिव एडवाइस, आई वांट यू टू गिव एडवाइस टू एंटायर पीपल आउट देयर। मेरा अपना जाती ख्याल है कि नाउ इट्स अ टाइम टू बी क्लियर। मैं मतलब अपनी जितनी ताजिब बरादरी है, जितने लोग ये बात सुन रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम जो अब अपनी आपकी जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट रखें, क्योंकि अब जो दौर है, क्योंकि अब हर चीज़ सिग्नलाइज हो गई है, बैंक्स के साथ एफबीआर जुड़ गया हुआ है, आपको ऑटोमेटेड जो है वो अब नोटिस आने हैं। तो आप मतलब मैं ये हर एक को मशवरा दूंगा कि इस मामले को सीरियस लें। जो भी आपके बैंक्स के एटलीस्ट जो बैंक्स के जो चीजें और जो आपके जो अगर आपने पूरा साल में रखें अपने आप कोई आपने कोई अगर टैक्स पे किया, मिसाल आपने कोई अपने बच्चे की शादी की है, हॉल के अंदर आपने जो है विदहोल्डिंग टैक्स किया, तो उसकी रिसीट संभाल के रखें। कोई भी चीज अगर आप अपनी एटलीस्ट जो फूड के अलावा कोई अगर आप चीज अपनी कुछ स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आपको पेपर आपके पास होना चाहिए। थैंक यू सो मच। शेख मोहम्मद अली इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद है। टैक्स रिटर्न के हवाले से आज हमने बात की किस तरह फाइल करने हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आर्ट जो है सिर्फ ब्रश का नाम नहीं होता, कैनवस पे उतारने का नाम नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी थॉट होती है, एक फ्रूटफुल एक्ट होता है, एक इमोशन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, और जो कि आर्टिस्ट अपने कैनवस पे उतारता है। हमें ये लगता है कि तस्वीर है भाई ये तो उसने ऐसी बना दूंगी, लेकिन उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन होती है, कितनी उसकी तगोदो होती है, कौन सा कल्चर वो डिपिक्ट कर रहा है, कौन सी वैल्यूज कौन सी ट्रेडिशंस लेके चल रहा है, वो नहीं पता होता। लेकिन आर्टिस्ट को कहते हैं ना कि आर्टिस्ट का इनाम क्या होता है, जब उसकी पेंटिंग्स को, उसकी तख्लीक को सराहा जाए, उसकी तख्लीक के बारे में पूछा जाए, उसकी तख्लीक के बारे में ये सोचा ये समझा जाए कि इस तख्लीक के पीछे वो क्या चाहता है, लोगों तक कौन सा मैसेज देना चाहता है। हर आर्ट में एक मैसेज ज़रूर होता है और उस मैसेज की दौड़ में आर्टिस्ट जो है दिन रात मेहनत करता है। और सिर्फ ये मीडियम्स के ऊपर बात ही होती है कि ये ऑयल एंड कैनवस है, ये एक्रालिक है, ये मिरर पेंटिंग है, ये उसने जो है गन पाउडर से आर्ट बनाया। ये आर्ट जो बनाया जाता है ये तो मीडियम एक सहारा होता है, लेकिन उस मीडियम के पीछे जो वो सोच रहा होता है, जो वो समझ रहा होता है, वो दिखाना चाहता है, वो खाता है। तो आज जो हमारे आर्टिस्ट हैं
वो पारा चिनार से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुला होता है और 6-7 महीने के लिए वो इलाका बंद होता है। और उस इलाके की खूबसूरती क्या है, उस इलाके के लोग क्या सोचते हैं, क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, तो आज उन्होंने अपने आर्ट पीसेस में शो की हैं। और मैं वेलकम करती हूँ सैयद यावर अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है आप? शुक्र है। यावर थोड़ा ऊंचा बोलिएगा आप। जी जी ठीक है, ठीक है। मुझे आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी हैं, बहुत खूबसूरत है। आपने फ्लावरी पेंटिंग्स की हुई हैं। आपकी हर पेंटिंग के पीछे फूल हैं। ये फूलों की क्या साइंस है, इंस्पिरेशन है कि आपके इलाके की ये कल्चर डिपिक्ट कर रही है? ये असल में पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं पहले जब मैं दुनिया देखता था तो मैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ें मुझे नज़र आती थी, क्योंकि मेरे जो आंखों का जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं चीज़ें बहुत मतलब इस तरह देखता था कि कलर्स मैं कलर्स देखता ही नहीं हूँ, मुझे ब्लैक एंड वाइट दुनिया नजर आती। आपकी नजरें वीक होती थी कि आपको लगता था कि आप कलर ही देख पाते? नजरें वीक है। आपकी नजर वीक थी? जी जी। आपको लगता था पूरी दुनिया मोनोक्रोम है? मोनोक्रोम है। तो फर्दर जब मैं चीज़ें देखता था तो वो मुझे बिल्कुल ब्लैक और वाइट नज़र आती थी, तो उसका बैकग्राउंड इस वजह से मैंने उसको बिल्कुल अननोन रखा हुआ है। और फ्लावर्स मैं इस तरह बनाता हूँ कि मतलब वो मेरे लिए एक सेंसेशन होती है जो जस्ट मुझे एक सेंसेशन देती है, एक फीलिंग्स देती है, एक इमोशंस देती है। तो वो फर्दर जब मैं करता गया फिर वो जब टाइम के साथ एवोल्यूशनरी वो चीज़ जो है ना वो और ज़्यादा। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स में एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, एक कलरफुल एक्सप्रेशन है, वहाँ एक वाइब्रेंसी नजर आ रही है, वहाँ जो है वो नजर आ रहा है कि आपने एक फील ऑफ एनवायरनमेंट ली हुई है। तो ये जो एक्सप्रेशन को आपने कैनवस पर उतारा है, इसके पीछे क्या एक साइंस थी? आपका इलाका था या आपका मोनोक्रोम वो जो बिहेवियर था उसको आप जो है वो आप कैथारसिस करना चाह रहे थे? असल में मैं पहले कलर्स को बहुत मतलब एज ए टोनल देखता था। मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ग्रीन है। मैं उसको डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके, डिफरेंट मीडियम्स को मिक्स करके उसे एक कलर बनाता हूँ। तो वो एक कलर मेरे लिए ये नहीं है, वो जस्ट मेरे लिए एक टोन है। तो आपके कौन कौन से मीडियम्स आपने इस्तेमाल करते हैं अपनी पेंटिंग्स में? मैं ऑयल भी पेंट में यूज़ करता हूँ, मैं मतलब एक्रेलिक भी यूज़ करता हूँ, मैं इंक भी यूज़ करता हूँ, पेन ड्राइंग भी करता हूँ, मैं चारकोल भी करता हूँ। लेकिन जो मेरा बेस्ट जो होता है मैं मिक्स्ड मीडिया भी यूज़ करता हूँ, जिसमें मतलब मिक्स्ड मीडिया होता है आपका बेसिकली। मिक्स्ड मीडिया बेसिकली होता है मेरे कलर्स के अंदर। तो ये आपने अपनी जर्नी कहाँ से आगाज की? बचपन से आपको लगता था कि आप आर्टिस्ट होंगे? क्या आपके बचपन की कुछ याद है जो कि आपको आज इस मकाम तक ले आई है? मैं बचपन में इस तरह था कि बचपन से मुझे नहीं पता चलता कि मुझे कब पता चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ। बॉर्न आर्टिस्ट हमेशा बॉर्न होता है, या वो आर्टिस्ट होता है या वो नहीं होता, या वो नहीं होता। क्योंकि जब मैं सोचता था तो मैं बस यही सोचता था कि जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इर्द गिर्द के जितनी भी लैंडस्केप है, मतलब वो फ्लावर्स है, वो उनको ना मैं वो अपनी फीलिंग्स उसमें तलाश करता था। चाहे वो कल्चर्स में भी देखता था, अगर वो मैं कल्चर को भी देखता था ना, चाहे म्यूज़िक हो हमारी, चाहे वो जो भी शादी माहौल हो या जो भी हो, उसी में मैं वो चीज़ मुझे नज़र आती थी। मतलब वो फीलिंग्स हर चीज़ में, वो फ्लावर्स की वो वाइब्रेंसी नजर आती थी, वो टोन्स नजर आते थे, वो डिफरेंट किस्म के। जैसे आप अच्छा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जब आप आए थे, क्या सोचा था कि आप जब ग्रेजुएट होंगे तो किस किस्म के आप आर्टिस्ट बनेंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मोर फील्ड्स, और हमेशा से कहा जाता है पेंटर जो है वो इतनी माली हालात उसके जो है हमेशा से बहुत कम होते हैं, वो इतना एक्सेल नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो मेरे भी मतलब इस तरह थे कि माली हालात मतलब मेरे बहुत कम थे, तो इस वजह से मैं मटेरियल भी मतलब मैं सही तरीके से वो नहीं कर सकता था, परचेज नहीं कर सकता था। तो इस वजह से भी मैं मतलब एक कैनवास पे मैं खाली फूल बना के वो भी मेरा एक थीम था कि वो मतलब जैसे आप एक डिस्पेरेंसी है या आप एक मायूसी है, तो उस टाइम मतलब वो चीज़ें बिल्कुल मतलब कलर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो उस वजह से भी मैं
तो वो मैं सिर्फ पूल बनाता था और वो भी मेरे एक हिस्सा वो था। अच्छा, तो 4 साल की जो आपने डिग्री ली है वो आपने पेंटिंग में की? जी, मैंने 4 साल पेंटिंग में की। पेंटिंग में की है आपकी डिग्री है। तो अब आप आजकल जो है प्रोफेशनली आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेशनली मैं आजकल एग्जीबिशंस करता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ। तो कितनी आपकी पेंटिंग, एक पेंटिंग कितने की बिकती है? मेरी एक पेंटिंग 1-2.5 लाख की बिक जाती है। ये एक पेंटिंग 2.5 लाख की बिक जाती है? हाँ। अच्छा, इतना है, स्कोप है। जी, जी। समझने वाले की आंख होती है। मतलब समझने वाले डिप्रेशन की और आंख एंजाइटी के है। हवाले से आपकी पेंटिंग्स में क्या तासुर पेश होता है? क्योंकि मैं जब डिप्रेस होता हूँ या जब मैं एंजाइटी में होता हूँ ना, तो मुझे खूबसूरती और ज्यादा नजर आती है। मतलब अच्छा, डिप्रेशन में आपको खूबसूरती और नजर आती है? और ज्यादा मुझे तो अभी आप किस कलर्स और ज्यादा मोड में नजर आते बैठे हुए हैं? जी, अभी आप कौन से मोड में बैठे हुए हैं? अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठा हूँ। अच्छा, तो जो रिलैक्स मोड में आता है तो मोनोक्रोम नजर आता है, तो और वो डिप्रेशन में मोनोक्रोम आपको नजर आता है। कलर्स हाँ। नजर आते हैं? मतलब वो भी मोनोक्रोम नजर नहीं आता, लेकिन हाँ। जब मैं गुस्से में, जब डिप्रेशन में होता हूँ या अच्छा। मतलब एंजाइटी में अच्छा, होता आपने हूँ, बड़ी तो मुझे तब और डिफरेंट बात ज्यादा बताई है, खूबसूरती नजर बहुत आती है। डिफरेंट बात है मेरे लिए। हाँ, ये बस इस तरह, मतलब मैं जब इस वजह से मेरा जो थीम है ना, क्योंकि मैं जब डिप्रेस में होता हूँ ना, तो मुझे और ज्यादा कलर्स नजर आते आपकी अपनी चाइल्डहुड की कहानी कभी आपने सोचा है कि मैं अपनी पेंटिंग्स में एक मैसेज दूं कि आपका बचपन कैसे गुजरा था? पारा चनार में ऑफ कोर्स फैसिलिटीज नहीं है, इलाका है, वहाँ हालात भी ऊपर नीचे रहते हैं, तो कभी सोचा? नहीं, असल में मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। मैं इस तरह सोचता हूँ कि मुश्किलात तो दुनिया में आती रहती है। मतलब इस चीज़ से तो दुनिया में तो हर तरह की मुश्किलात आते हैं। मतलब जितने आप मुश्किलात को सहते हो, उतना आप सख्त बन जाते हो, उतने आपके अंदर जो है ना वाइब्रेंसी और ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हमारे इलाके में जब लड़ाई होती है या झगड़ा होता है या रास्ते बंद होते हैं, तो जब मेरा मूड मतलब इस तरह होता है कि मतलब उस टाइम मेरा मूड ये नहीं होता कि लड़ाई की वजह से मैं डिप्रेस हूँ या एंजाइटी हूँ। मेरा डिप्रेशन एंजाइटी का कोई और वो होता है कि मतलब मैं लड़ाई झगड़ों से, इन चीज़ों से मैं डिप्रेस नहीं होता। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स में कोई ना कोई चीज़ अधूरी रहती है, अधूरी हो जाती ये है। क्या है? क्योंकि मैंने अभी भी यहाँ भी नोट किया है, यहाँ भी नोट किया है, तो ये इसके पीछे क्या मसलहत है? इसके पीछे मसलियत ये है कि मतलब मेरी जो पेंटिंग जो अधूरी वो है ना, वो मेरे लिए अननोन वो होती है, क्योंकि पहले अननोन स्पेसेस हैं। अननोन स्पेसेस होती है, क्योंकि मुझे पहले इस तरह होता अच्छा, था कि हमेशा जब मैं हमें सिखाया जाता था कि ये नेगेटिव स्पेस है, इसको छोड़ दो। हमें एक कैनवस के ऊपर एक नेगेटिव स्पेसिंग होती थी और बीच के अंदर जो है आप अपना फिगर या कैरेक्टर आप बिल्ड करते थे। तो ये आपकी स्पेसिंग किस जिम्रे में आती है? मेरा स्पेसिंग का ये होता था कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि लोग मुझे डिफरेंट तरीके से, कोई मुझे कह रहा था कि तुम्हारी तुम्हें कलर्स नज़र आती, तुम पेंटिंग कैसे करोगे, घर में भी मुझे मतलब इस तरह, तो मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी उस टाइम। तो फर्दर जब मैंने नेचर को और ज़्यादा डीपली स्टडी किया, तो उसमें मैंने एज ए टेक्सचर्ड चीज़ें यूज़ किए, मतलब मैंने उसको और फर्दर ज़्यादा वो स्टडी कर लिया। तो फिर मैंने जो है ना मेरा काम डेप्थ देखी, डिटेल देखी, तो तब मेरे काम में जो है ना वो चीज़ सामने आ गई। वेरी नाइस, वंडरफुल पीसेस यू हैव मेड, और अल्लाह ताला आपको आगे लेके जाए और आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन अच्छी हो। थैंक यू सो मच। यावर अब्बास वाज विद अस, और आर्टिस्ट हैं, इनकी पेंटिंग्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया इनकी इंस्पिरेशंस, इनकी साइकोलॉजी। एक एक आर्ट पीसेस को उतारने के अंदर बहुत बड़ी मेहनत होती है। ऑफ कोर्स पेंटिंग्स एक वैल्यू रखती हैं, एक मैसेज रखती हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहां पेट का मसला ना हो, पेट खराब होने का मसला नहीं, लेकिन पेट की चर्बी के हवाले से अगर बात करें, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हो, जिनकी एजेस जो है मिडिल एज में चले जाते हैं, शादी के बाद ये बहुत बड़ा मसला आता है। शादी से पहले तो हम बहुत डाइटिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स रिश्ता होना होता है, शादी होनी होती है, तो उसके लवाजमात पूरे कर होते हैं, मगर शादी जैसी होती है, खवातीन ऑफकोर्स बच्चे पैदा करती हैं, पेट लटक जाता है और एहतियात नहीं करती। मर्द हजरात बैठ के ऑफिस वर्क के अंदर जो है खा के बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, पेट जो है उसकी चर्बी लटक जाती है। इसके साथ साथ बहुत से प्रोसीजर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मगर सोल्यूशन क्या है? प्रोसीजर्स कराना हर
आसान नहीं है, हर कोई नहीं करा सकता, सर्जरीज होती हैं और भी बड़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती है, मगर पेट को हम किस तरीके से अपने साथ लगा सकते हैं। और लटका हुआ पेट वैसे ही अजीब सा लगता है, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, अजीब सी लुकारी होती है, पूरी एक डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी शुरू हो जाती है, ना कपड़े पहनना अच्छा लगता है ना कि जाना अच्छा लगता है, बैठते हैं तो अजीब सा आप डिस्कम्फर्ट हो जाते हो, डिस्कम्फर्ट में आप चले जाते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी डाइट के हवाले से क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे पेट जो है ना बढ़ सके। पेट बढ़ना जो है वो बहुत आसान होता है, कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमारी रहनुमाई फरमा रही हैं डॉक्टर अनीका जाहिद, जो कि हमारे शो में आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनीका? बहुत सोशल मीडिया पे आप छाई हुई आजकल। थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पेट का मसला जो है हर घर का मसला है। नॉर्मली वजन, अक्सर लोगों का फ्रेम पतला रहता है, पेट बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन का भी ये मसला है, अक्सर ऊपर से सही रहेंगी, आप बॉडी उनकी ठीक होगी, फ्रेम उनका पतला होगा, लेकिन पेट बहुत ज्यादा निकला होता है, लव हैंडल्स निकले होते हैं, नीचे लटका होता है, ट्राउजर बांधे नहीं जा रहे होते, मर्द हजरात जो है पेट पर ट्राउजर बांध रहे होते हैं, खवातीन का ये मसला है, क्या करें? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले ना जो इसकी मेजरली वजह, जैसे आपने जिक्र किया कि ऊपर से बॉडी बिल्कुल ओके है, इवन अगर उनका वेट या बीएमआई हम देखें तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी उनका जो है एब्डोमिनल फैट है वो ज़्यादा होता है। इसकी मेजर वजह जो कि मैंने नोटिस की है ना अपने क्लिनिकल एक्सपोजर में, ख़ास तौर पे अंडरवेट और नॉर्मल वेट के जो लोग हैं, उसमें यह है कि उनका एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि उनकी जो रूटीन है वो कुछ इस तरह से है, उसमें लॉन्ग टर्म सिटिंग है, मतलब जैसे कोई ऑफिस वर्क है, जैसे हम अपनी बात करें सुबह गए शाम तक बैठे रहे, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो आप ये कह लें फैट है ना, उसकी डेपोजिशन पर्टिकुलरली इन एरियाज़ पे होना शुरू हो जाती है, आपके एब्डोमिनल एरिया पर और आपके वेस्ट रीजन पर। तो अब इसका मतलब क्या सोल्यूशन हो, हमने ऑब्वियसली अपना ऑफिस वर्क भी करना है, जो हमारी रूटीन है उसको तो कंटिन्यू रखना है, तो उसमें फिर इसका ये सोल्यूशन होता है हर 35 मिनट के बाद, अगर आपकी लॉन्ग टर्म सिटिंग है ना, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उठें और एक चक्कर लगाएं, चाहे वो एक छोटी सी स्पेस में क्यों ना, मतलब अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं वॉक के लिए निकलें अपने ऑफिस से बाहर, जो कि प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से करें। इससे क्या होगा, क्योंकि 35 मिनट के बाद जब आप उठ जाएंगे ना, तो उससे ये होगा कि जो फैट की डेपोजिशन होनी है ना वो रुक जाएगी, फैट डिपॉजिट्स होना बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गया ना उन लोगों के लिए, मतलब जो नॉर्मल वेट के हैं या अंडर वेट के हैं और उनकी बॉडी का ये इशू है कि उन्हें टारगेटेड फैट रिडक्शन करनी है या टारगेटेड फैट को टारगेट करना है, ठीक है, तो ये ऐसे लोगों के लिए। बाकी अगर हम बात करें ना ये जो आपका बेली फैट है, इसकी डीप डाउन जो रीजंस होती हैं ऑब्वियसली ये होती है, जैसे आपकी इंसुलिन स्पाइक्स हैं, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये वो हार्मोन है जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन होता है। आज के ज़माने में ऑब्वियसली हर किसी को स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस की जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस होता है। द मोमेंट आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, उससे क्या होता है कि आपकी फैट की डेपोजिशन आपके जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर होना शुरू हो जाती है। खवातीन का मोमी पाउच जिसको कहते हैं, जी जी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी। और अक्सर लोग ऑफ कोर्स उन्होंने फैमिली वेज में भी जाना है, बच्चे भी पैदा होने हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो जो मोमी पाउच है उसको कैसे खत्म करें? अच्छा, उसको ख़त्म करने के लिए ना सबसे पहले मैं ये चीज़ का जिक्र कर रही थी, हमेशा जब भी आपने अपने मेडिकल इशू को ट्रीट करना ना, तो आपको उसका रूट कोज पता होना चाहिए और आपका जो डायग्नोसिस है वो क्लियर बना हुआ होना चाहिए। मतलब रूट कोज यू मस्ट नो कि क्या ये जो बना हुआ है ये कोई जेनेटिक है, हार्मोनल इशू है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, डाइटरी रूटीन है, या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है। द मोमेंट आपने ये रूल आउट कर लिया कि ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका जो डायग्नोसिस है वो हो गया क्लियर, मतलब ये किस वजह से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रीट करना आपके लिए आसान होगा। ट्रीट करना कैसे आसान होगा, मतलब आप रैंडमली कोई रेमेडी या रैंडमली जो ट्रीटमेंट है या यूजलेस जो ट्रीटमेंट है या यूजलेस जो वेज है आपके केस को लेकर, आप उनको नहीं प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट आप उस पॉइंट पर जाएंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड है अपने केस को लेकर। अक्सर लोग कहते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट ने आप बेहतर बता सकती हैं, सुबह सुबह निहार मुंह उठ के गर्म पानी पिएं, या अक्सर लोग कहते हैं कि गर्म पानी में आप शहद मिला के लीमू मिला के पिए तो आपका पेट अंदर जाएगा, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा देखें, अगर हम इस तरह से बात करें ना कि सुबह उठकर नीम गर्म पानी पी लें या दिन में एक दफ़ा कहवा पी लें, कोई ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें, तो दिस इज़ इनफ और इससे आपके सारे काम हल हो जाएंगे या सारे मसले हल हो जाएंगे, नो मैटर्स आपकी सारा दिन जो भी रूटीन है।
तो ये स्टेटमेंट टोटली गलत है, ठीक है। हाँ, सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना ये 99 डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, इवन ये आपके ट्रीटमेंट में भी हेल्प आउट करता है। मतलब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या बेस्ट तरीका है डाइटरी लिहाज से, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पानी का इस्तेमाल करें, वो चाहे रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको वार्म कर रहे हैं जी, या उसके अंदर आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया हनी ऐड कर रहे हैं, लेमन ऐड कर रहे हैं, ये तो एक आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। इट डिपेंड्स कि आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं। अगर तो आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करना चाह रहे हैं तो ये जो आपने रेमेडी का जिक्र किया दिस इज बेस्ट, ठीक है। और वैसे भी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल विद सीड्स एम्प्टी स्टमक ये सबसे बेस्ट शुरुआत है आपके दिन की। जी, कौन से सीड्स? अच्छा, वो कौन से सीड्स? वो आपकी हेल्थ जो है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। इट कैन बी पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये कोई भी सीड्स हो सकते हैं। अब आपने अपने केस के अकॉर्डिंगली कौन से लेने हैं, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि जब आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करते हैं, आप अपनी डाइटरी रूटीन या अपनी हेल्थ को असेस करवाते हैं, तो उसके बाद जो आपको पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होती है, पेट बढ़ जाता है उनका। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। अक्सर जो हमारा पेट भरा हुआ होता है ना, डेट इज़ नॉट फैट, ये इसलिए भरा हुआ होता है ब्लॉटिंग की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे होते, तो उस वजह से क्या होता है, अपेरेंटली जो आपका बेली है ना वो निकलना शुरू स्वेल हो जाता है। हाँ, स्वेल। फिर दूसरा, ब्लॉटिंग के सिनेरियो में भी क्या होता है, ब्लॉटिंग में मतलब अगर मैं इसको आम अल्फाज में बताऊं, ये होता है आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, पर्टिकुलरली आपका एब्डोमिनल एरिया, तो जिसकी वजह से हमें ये लगता है हमारा बेली फैट बढ़ गया। लेकिन अच्छा, ब्लोटेड बॉडीज कौन सी होती हैं? अक्सर लोग कहते हैं आपकी बॉडी ब्लोटेड है, आपकी बॉडी ब्लोटेड नहीं है, तो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अच्छा, जो आपको अपेरेंटली इस तरह से ना, मतलब द मोमेंट आप ऐसे इंडिविजुअल को देखेंगे ना, तो यू कैन वेरी इजीली पिन पॉइंट कि अच्छा ये इसकी बॉडी ना ब्लॉटेड है। वो इस तरह से होता है कि आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है और आपकी अपेरेंट जो लुक होती है ना, वो एज कम्पेयर टू द वेट जो कि आपका वेइंग स्केल पे आ रहा होता है उससे ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो द मोमेंट पेशेंट मेरे पास सेंटर हुआ तो उसको देखते ही एक इमेज बनता है ना, अच्छा ये ओवरवेट होगा, ओबीस होगा। तो जब वो जो इमेज बना और जब वेइंग स्केल पर देखा तो वेट उसकी निस्बत कम आया, तो इट मीन्स कि ये बॉडी जो थी ये ब्लॉटेड थी। और दूसरी इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ये थोड़ी सी क्लिनिकल हो जाएगी। ऐसे पेशेंट्स में ना अक्सर औकात ये होता है कि उनका सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी इन्फ्लेम्ड हो रही होती है, मतलब थोड़ी सी स्वेल हो रही होती है, लेकिन वजन नहीं बढ़ता। जी जी, वजन सिर्फ वो देखने में बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों को वाटर रिटेंशन का मैंने मामला देखा है, एक जगह जो है वो स्वेल होती है, जी जी बिल्कुल, एक बाजू मोटा है एक बाजू पतला है, जी जी, और एक साइड मोटी एक साइड पतली है, जी, ये क्या होता है? अच्छा, इसमें ना ये चीज आ जाती है, अगेन ये वही वाला फैक्टर है कि अगर आपका सोडियम इंटेक ज्यादा है या आपकी रूटीन में प्रोसेस्ड आइटम्स का इंटेक ज्यादा है, तो इन दोनों सिनेरियोज में क्या होगा, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर डीप डाउन इसको देखें तो इसमें आपको कोई किडनी इशू हो सकता है, एक्सपेक्टेड होता है। बेहतर ये है कि आप अपना जो किडनी से रिलेटेड वर्कअप है, जैसे कैरोटीन वगैरह करवाते हैं, फ्लैटेनाइन वो करवा ले, ठीक है। मजीद इसमें ये होता है कि अगर आप बीपी के पेशेंट बन रहे हो तो ये वो वाहिद सिम्टम होता है, मतलब एक ऐसा पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, तो उसको इसी तरह के चेंजेस आते हैं जहां से हम ये एवेल्युएट कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, अब इसका ये वर्कअप करवाना है या इसका बीपी का रिकॉर्ड मंगवाना है या ये बीपी का पेशेंट बनने जा रहा है। लव हैंडल्स निकले होते हैं, जी जी, साइड्स के जो पेट के हैंडल्स निकले होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, जी जी, उसको कैसे हम अंदर कर अच्छा, उसको अंदर करने के लिए ना कुछ छोटी बेसिक मिस्टेक्स है जो कि हमारी डाइटरी रूटीन में होती हैं, मतलब पाकिस्तानी जो हमारा आप ये कह ले डाइटरी रूटीन है, मेजरली ये हम क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। लोग आएंगे, हम ब्रेकफास्ट इसलिए छोड़ रहे हैं, छोड़ना आसान होता है, टाइम भी नहीं होता, जाना भी होता है, तो अच्छी बात है ना, छूट जाता है, मतलब कम कैलोरीज हम खाते हैं, तो दिस इज़ हाउ हमारा वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। इससे आप अपना वेट नहीं रिड्यूस कर रहे होते। रिसर्च ये कहती है अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिर क्या होता है, अनइंटेंशनली जो आपका नेक्स्ट मील होता है ना, आप वो अनहेल्दी खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वो जो आपने कम खाना था, नॉर्मल खाना था, आपकी बॉडी ने भी आपको असिस्ट करना था कि वो उसको प्रोसेस करता और उसको फैट की फॉर्म में ना स्टोर होने देता। आपने क्या किया, खाया भी एडिशनल और बॉडी को एक ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया जहां पर उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो था कि जो आपने एडिशनल खाया और मतलब जरूरत से ज्यादा भी खा लिया, वो सारे का सारा आपका जमा डिपॉजिट हो गया। ठीक है अनिका, विल टॉक मोर अबाउट इट। पेट की चर्बी कैसे कम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूज। आज हम आपको पेट की चर्बी कम करने का तरीका बता रहे हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि आफ्टर मैरिज जो है बच्चे पैदा जब होते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसी बेहतियातियाँ होती हैं जिसके बरक्स जो है मम्मी पाउच जिसको कहते हैं सामने वाला एरिया पेट का वो लटक जाता है। अनीका जाहिद हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो हमें बताएंगी कि ख़वातीन के हवाले से क्या करना चाहिए। अनीका, ये जो मम्मी पाउच है जिसके ऊपर हमने पहले ही बात की है, जी जी अक्सर लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो साथ ही बेल्ट लगा लो। अक्सर डॉक्टर्स कहती नहीं लगानी चाहिए। ये भी इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बिल्कुल ऐसे। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या समझती हैं, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? अच्छा, उसमें ना थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है, इनिशियल ड्यूरेशन, वो पास करने के बाद आप लगा सकते हैं और वो ज़रूरी भी होता है कि आप लगाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं ना, मतलब एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बेली फैट है ना वो लटकता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो कम तो नहीं होगा। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर एड्स आ रही होती है, ये वाला बेल्ट लगाए, इतने बॉडी शेपर्स कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं करते इसके सिवाय कि वो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए लगाना बहुत जरूरी है ताकि जितना आपका फैट है वो नीचे को लटके। अच्छा, बॉडी शेपर से भी फायदा होता है? जी जी, ऑब्वियसली ये फायदा होता है कि आपके जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है और जो आपका फैट है ना वो लटकता नहीं है, बॉडी डी शेप नहीं होती, वजन कम नहीं होगा, फैट बर्न नहीं होगा, लेकिन उसको ये सपोर्ट मिल जाएगी। कुछ लोगों का, अक्सर खवातीन का वेट इस तरह का होता है, मतलब उनका लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं उनका एब्डोमिनल एरिया पे 2 kg फैट है, लेकिन वो होता है कुछ इस तरह से है कि लटका हुआ होता है, जैसे कि एक उस खवातीन का हो जिसका कोई 8-10 किलो फैट हो एब्डोमिनल एरिया पर। तो इसकी वजह यही होती है कि बॉडी डी शेप हो रही होती है। तो इस चीज से बचाने के लिए आप मुझे बता सकती हैं बेहतर कि सिजेरियन के बाद जिनके सी सेक्शन हैं, उसके बाद क्या पेट हमेशा लटकता है कि कम नहीं होता? नहीं, ये हमेशा नहीं ऐसा होता है। इट ऑलवेज डिपेंड कि आप किससे करवा रहे हैं, मतलब आपका जो सी सेक्शन है वो किस डॉक्टर से हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो डॉक्टर कह रहा है वो स्किलफुल नहीं था इसलिए आपका जो सिजेरियन है वो अनसक्सेसफुल रहा है और रिजल्टेंटली आपका पेट भर गया, ऐसा नहीं है। ये इसी तरह से है जैसे एक इंजेक्शन है तो एक डॉक्टर लगा रहा है या मतलब कोई स्टाफ लगा रहा है, उससे पेन नहीं हो रहा, दूसरा लगा रहा है तो उससे पेन हो रहा है। मतलब इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे स्किल हो सकती है। और उस स्किल की वजह से क्या होता है, कुछ लोगों के हाथों से जब आप करवाते हैं ना तो मतलब ये मैंडेटरी होता है कि आपका जो बेली फैट है वो निकलेगा। तो कुछ लोगों से जब आप करवाते हैं तो इसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आप उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करें या ये उनकी डिग्री हो तो उसके बाद लाइपोसक्शन का कितना जो है वो अच्छा फीडबैक है? जो लोग लाइपोसक्शन कराते हैं पेट कम करने के लिए, क्या वो बेहतरीन प्रोसीजर है? अच्छा, वो बेहतरीन फिर ऐसे ही है कि अगर आप केस टू केस वेरी करता है, मतलब अगर आपका केस ऐसा है कि उसमें टारगेटेड फैट रिडक्शन है और आपने हर तरीका जो लाइपोसक्शन से पहले वाला है वो कर लिया, अगर आप डायरेक्ट लाइपोसक्शन को अपनी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बना रहे हैं तो देन ये तरीका अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सर्जरी है। बहुत लटक गया तो आप इस प्रोसीजर की तरफ बहुत लटक गया, आपने डाइट ट्राई कर ली, आपने फिजिकल एक्टिविटी ट्राई कर ली, आपने हर तरह की एक्सरसाइज ट्राई कर ली, रेमेडीज ट्राई कर ली, आपने इंजेक्शंस लगवा लिए, जी फैट बर्निंग, आपने ड्रिप्स लगवा ली, आपने नीडिंग करवा ली, लेजर करवा लिया, कैविटेशन करवा लिया, कुछ नहीं काम किया और आपकी जो भूख भी है वो भी अनकंट्रोल्ड है एंड यू फील कि अच्छा ये जो डाइट प्लान है या ये जो डाइटरी रूटीन, हाँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए नहीं हो सकते, तो देन ये एक ऑप्शन। डाइटरी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट्स अपनी जिंदगी से निकाल दो, व्हाइट चीनी निकाल दो, व्हाइट आटा निकाल दो, व्हाइट ब्रेड निकाल दो, तो क्या इससे पेट बढ़ता है ये व्हाइट चीजें खाने से? जी जी, ऑब्वियसली बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपकी डाइट आपकी हेल्थ में और आपके वेट में 80% उसका रोल होता है। अगर आप अपनी सिर्फ डाइट को मॉडिफाई कर लेना तो ना सिर्फ आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और ये चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को भी अक्सर कह रही होती हूँ कि आपने ये जो मॉडिफिकेशंस करनी है ना सिर्फ इस थॉट के साथ नहीं करनी कि अभी मेरा वजन कम हो जाए ये 5, 10, 20 किलो तो इसके बाद मैं छोड़ दूंगी। अगर आप इसको इस थॉट के साथ करेंगी कि मेरी हेल्थ इस तरह से मेंटेन रहेगी और ये चीज़ें मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी मुझे, तो इसका फायदा ये होगा अभी भी आप इसको बर्डन समझकर नहीं करेंगी और आप इसके साथ कंसिस्टेंट भी रह सकती हैं। दूसरा आपने सवाल किया जो वाइट प्रोडक्ट्स है, अगर हम वो निकाल दें अपने रूटीन से तो इनका कितना रोल होता है? इनका बहुत मेजर रोल होता है आपके बेली फैट या आपकी ओवरऑल हेल्थ में।
हाँ मतलब जैसे अगर आप रिफाइंड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रिफाइंड आटा है या राइस है, या कुछ कोई भी रिफाइंड कार्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी आप ये कह लें आसान ज़ुबान में कि जो उसकी प्रोसेसिंग है ना वो कुछ इस तरह से होती है, द मोमेंट आपने खाया, जैसे आपने सफ़ेद आटे का इस्तेमाल किया, उसकी ऐसा कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, खाया वो वैसे पेट पे गया और वो जाते 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 जमा होता जाता है, जिसके नतीजे में आपका जो बेली फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप कार्ब्स लें, टोटल छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी WHO की गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं 45 to 55% आपकी टोटल डाइट की कार्ब्स पे होनी चाहिए। डाइट प्लान क्या होना चाहिए स्टमक रिडक्शन के लिए, खवातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए? अच्छा, उसके लिए आपको एक ऐसी डाइटरी रूटीन फॉलो करनी है जो फाइबर रिच हो और जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें प्रोटीन हो। वाई फाइबर रिच? जब आप अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ा लेते हैं या उतना लेते हैं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो भूख होती है ना, मतलब रिपीटेडली भूख लग रही है, फ्रीक्वेंटली भूख लग रही है, वो चीज़ नहीं होगी। जब आपको एक्स्ट्रा भूख ही नहीं लगेगी तो आपका इंटेक भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। फिर आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें और ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। जब आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपका ऑलरेडी फैट स्टोर्ड है वो उसको बर्न करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर आपको सारा दिन एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, मतलब उसकी स्टाइटी वैल्यू अच्छी खासी होती है। एक होता है ना आपने कार्ब्स लिए फ़ौरन तो आपने एनर्जेटिक फील किया, लेकिन उसके बाद घंटे 2 घंटे तक आपको सही वाली भूख लग रही है। फिर ये वाला सिनेरियो नहीं होगा प्रोटीन के साथ, सारा दिन आपको आहिस्ता एक कांस्टेंट लेवल के साथ एनर्जी मिलती रहेगी। जौ का आटा हो जाए, कोकोनट का आटा हो जाए, आलमंड फ्लोर हो जाए, बादाम का आटा, जी जी, ये कितना अच्छा है फैट रिडक्शन के लिए? ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर एक हाउसवाइफ आ रही है या एक मदर आ रही है और मैं उसको ये चीज़ कहूँ कि आप इस आटे पर शिफ्ट हो जाए, तो उसका सबसे पहले ये एक्सक्यूज़ होगा कि मैं बच्चों के लिए दूसरा अलग बनाऊं और अपने लिए अलग बनाऊं। तो ये चीज़ मैं जब तक आपके पास आऊँगी मैं तब तक तो फॉलो कर लूँगी, मतलब एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए मैंने आना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर ऑब्वियसली जब तक तो वो मेरे पास आ रही है उसका वेट मेंटेन रहेगा। द मोमेंट वो छोड़ेगी और नॉर्मल रूटीन की तरफ शिफ्ट होगी तो ओबेसिटी रीबाउंड होगा, जो उससे भरा मसला है। मतलब वजन भरा, उसको कम भी कर लिया राइट अप्रोच के साथ, फिर उससे भरा जो मसला आता है वो ये आता है ओबेसिटी रीबाउंड हो जाती है, वजन वापस आ जाता है और इवन ज्यादा वापस आता है। जी जी, तो वो इसीलिए आता है ना, मतलब जो आपने पहले स्ट्रेटेजी अपनाई थी वेट रिडक्शन के लिए वो राइट अप्रोच नहीं थी, मतलब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप नहीं थी। फिर एक होती है मेंटेनेंस डाइट, उसके ऊपर राइट वे में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप मेंटेनेंस डाइट करते हैं तो उससे ये होता है कि आपका ओबेसिटी रिबाउंड नहीं होता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वॉक करने से पेट कम होता है? अच्छा, वॉक करने से पेट कम नहीं होगा, लेकिन आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया, आपका जो पेट भरा होता है इसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके कॉर्टिसोल हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके उसका आप ये कह लें डाइटरी रूटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप वॉक करते हैं आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है। द मोमेंट आपकी सर्कुलेशन बेहतर हुई, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और जो आपका प्लेजर हार्मोन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज हाउ कि जो फैट की ये स्टोरेज है ना उसको इस तरह से इनडायरेक्टली रोका जा रहा है। बच्चों का भी अक्सर देखा कि पेट बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बैठे बैठे बढ़ जाता है और आजकल छुट्टियां वैसी हो रही हैं, बच्चे घर में आ रहे हैं, जी जी, क्या करना चाहिए उनके अच्छा लिए? इसकी सबसे बड़ी वजह अगेन वही होगी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है। मतलब आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, उनका स्क्रीन टाइम भर गया, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सिटिंग है। तो लॉन्ग टर्म सिटिंग ऑब्वियसली ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है कि आपका जो बेली फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाए। फिर बच्चों के सिनेरियो में दूसरी चीज़ ये है, हमारे आजकल क्या हो रहा है, जो मदर हैं उनकी डाइट कॉम्प्रोमाइज होती है, ये रिसर्च कह रही है। तो जो बेबीज़ हैं एट दैट मोमेंट ऑफ डिलीवरी वो अंडरवेट होते हैं, तो फिर जो पेरेंट्स हैं या फैमिलीज उस वेट को मैनेज करने के लिए उसको ओवर ईटिंग करवाती हैं। तो उस ओवर ईटिंग से क्या होता है कि उनका जो बेली फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनिका जाहिद वाज विद अस, न्यूट्रिशनिस्ट थी, जिन्होंने बताया है कि पेट को कम करने के तरीके, उनकी रेमेडीज किस तरह के हैं और लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। न्यू पाकिस्तान पे जाएं, हमारे फेसबुक पेज पे जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।